कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सदियों से समुद्र के बीचों बीच एक विशाल और खतरनाक समुद्री दैत्य मोटी आयरन चेन्स में जकड़ा हुआ पड़ा था। इंसानों ने उसे समुद्र की सतह पर कैद करके रखा था क्योंकि वो अक्सर गुजरते जहाजों को अपना शिकार बना लेता था और कई लोगों की जान जा चुकी थी। इसी डर की वजह से झार ने आदेश दिया था कि उस राक्षसी जीव को हमेशा के लिए वहीं बांध दिया जाए ताकि दोबारा कोई जहाज उसके आतंक की वजह से समुद्र में न डूबे। लेकिन वक्त के साथ साथ उस दैत्य का गुस्सा टूट चुका था। सालों की कैद ने उसे अंदर से इतना कमजोर कर दिया था कि अब वो हर दिन अपने किए पर पछताता रहता और बस यही चाहता कि कोई उसे इस दर्दनाक कैद से आजाद कर दे। तभी उसकी मुलाकात जॉन और एक छोटे से अजीब दिखने वाले जादुई घोड़े से होती है। दोनों जब उस विशाल जीव की हालत देखते हैं तो उनसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती और वो उसकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद जॉन उस छोटे घोड़े की पीठ पर बैठकर सीधे उस दैत्य की नाक के अंदर घुस जाता है। जैसे जैसे वो दोनों उसकी नाक की गहराई तक पहुंचते हैं, छोटा घोड़ा अपने पंखों से उसकी नाक में जोर जोर से गुदगुदी करने लगता है। कुछ ही सेकंड में उस विशाल जीव को अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, पूरा शरीर कांपने लगता है और फिर अचानक वो पूरी ताकत से अपना मुंह खोल देता है। अगले ही पल इतनी खतरनाक छींक निकलती है कि जॉन और वो छोटा घोड़ा तोप के गोले की तरह हवा में बाहर फेंक दिए जाते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि अगर वो घोड़ा उड़ नहीं सकता होता तो दोनों उसी वक्त समुद्र में गिरकर मारे जाते। लेकिन असली हैरानी की बात यह थी कि वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था। असल में वो स्वर्ग का एक दिव्य घोड़ा था जो ऊपर आसमान के रॉयल स्टेबल से चोरी छिपे इंसानों की दुनिया में आ गया था। मगर धरती की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए रास्ता भटक कर वो समुद्र में जा गिरा था। तभी जॉन ने उसे देखा और रस्सी डालकर उसकी जान बचाई थी। उसी एहसान की वजह से उस दिव्य घोड़े ने फैसला किया कि वो हमेशा जॉन के साथ रहेगा। अगली सुबह जॉन लकड़ियों के ढेर के बीच सोकर उठता है, लेकिन आंख खुलते ही उसके सामने दो बेहद शानदार घोड़े खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये अचानक यहाँ कैसे आ गए। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर उससे बात कर रहा हो। खतरा महसूस होते ही जॉन तुरंत अपना त्रिशूल उठा लेता है और सावधानी से चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, जमीन पर वही छोटा जादुई घोड़ा खड़ा दिखाई देता है। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही छोटा घोड़ा अचानक जोरदार लात मारता है और जॉन हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, छोटा घोड़ा तुरंत उसे घसीटकर अपनी पीठ पर चढ़ा लेता है और अगले ही पल बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ पड़ता है। उसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही सेकंड में दोनों कई किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। जॉन खुद समझ नहीं पाता कि आखिर वो किसी घोड़े पर बैठा है या जिंदा तूफान पर, क्योंकि इतना तेज भागते हुए उसने आज तक कुछ नहीं देखा था। इसके बाद जॉन उन शानदार घोड़ों को लेकर बाजार पहुंचता है। उसका पूरा फार्म तबाह हो चुका था, इसलिए वो सोचता है कि अगर इन घोड़ों को बेच दिया जाए तो शायद उसका नुकसान पूरा हो सकता है। जैसे ही लोग उन घोड़ों को देखते हैं, पूरा बाजार उनके आसपास जमा होने लगता है। हर कोई उनकी कीमत पूछने लगता है क्योंकि इतने शानदार और ताकतवर घोड़े किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन तभी झार की नजर उन पर पड़ जाती है। घोड़ों को देखते ही उसके मन में लालच आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे अपने सैनिकों को आदेश दे देता है। अगले ही पल सैनिक जबरदस्ती उन घोड़ों को कब्जे में लेकर महल की तरफ ले जाने लगते हैं, जबकि जॉन बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और लाचारी भी, क्योंकि वो चाहकर भी झार के सामने कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन छोटा जादुई घोड़ा इस जबरदस्ती को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। उसकी आंखों में अचानक खतरनाक गुस्सा चमकने लगता है। फिर वो जोर से सांस खींचता है और इतनी तेज सीटी बजाता है कि उसकी आवाज सीधी गलियों को चीरती हुई महल तक पहुंच जाती है। अगले ही पल महल के अंदर बंद वो दोनों शानदार घोड़े बेकाबू होकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सैनिक उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसी भगदड़ में सैनिक गलती से झार को भी घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। झार गुस्से में चीखते हुए तुरंत आदेश देता है कि किसी भी हालत में उन घोड़ों को वापस पकड़ा जाए। लेकिन तभी शाही रथ का संतुलन बिगड़ जाता है और अगले ही पल झार सीधे मुंह आटे के बड़े ढेर में जा गिरता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो किसी बूढ़े सफेद भूत जैसा दिखाई देने लगता है। पूरे बाजार के सामने उसकी जबरदस्त बेइज्जती हो चुकी थी।
हालांकि वो गुस्से से आग बबूला था, फिर भी वो उसी वक्त जॉन को मौत की सजा नहीं दे सकता था। इसलिए खुद को शांत करते हुए वो जॉन को एक खतरनाक मौका देता है। झर बताता है कि रेगिस्तान की गहराइयों में एक भयानक फायरबर्ड रहता है जिसने उसके कई सैनिकों को जिंदा जला डाला है। उस इलाके में जाने वाला शायद ही कभी वापस लौटता हो। झर कहता है कि अगर जॉन उस फायरबर्ड को खत्म कर दे तो आज की सारी गलती माफ कर दी जाएगी। मजबूर होकर जॉन छोटे जादुई घोड़े के साथ रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही दोनों को एहसास हो जाता है कि ये जगह साधारण नहीं है। जमीन पर जगह जगह टूटे हुए कवच, जले हुए हथियार और बिखरी हड्डियां पड़ी थीं, जिन्हें देखकर ही समझ आ जाता था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैला था जैसे पूरा रेगिस्तान खुद मौत की चेतावनी दे रहा हो। इसके बाद जॉन अपने साथ लाए खास मेवे रेत पर फैला देता है। कहा जाता था कि ये मेवे किसी भी आग वाले जीव की ताकत धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और उसे कमजोर बना देते हैं। सब कुछ तैयार करने के बाद जॉन और छोटा घोड़ा इंतजार करने लगते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है और देखते ही देखते पूरे 49 घंटे बीत जाते हैं। तभी अचानक रेगिस्तान की रेत के नीचे हल्की लाल चमक दिखाई देने लगती है। अगले ही पल जमीन जोर से फटती है और उसके अंदर से कुछ बेहद तेजी से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही जॉन और छोटा घोड़ा उसे ध्यान से देखते हैं, दोनों समझ जाते हैं कि उनके सामने कोई साधारण आग वाला पक्षी नहीं खड़ा। वो हजारों साल पुराना एक विशाल फायरबर्ड था जिसकी चमकती आग जैसी पंख हवा में फैलते ही पूरा इलाका लाल रोशनी से भर जाता है। उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी और भव्य थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। इसके बाद फायरबर्ड जोर से अपने विशाल पंख फड़फड़ाता है और सीधे आसमान में उड़ जाता है। उसकी उड़ान इतनी विशाल और ताकतवर थी कि कुछ पल के लिए जॉन भी बस उसे देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद फायरबर्ड नीचे उतरता है और जमीन पर पड़े उन मेवों को देखने लगता है। फिर वो बेहद शांति से एक मेवा उठाता है, उसे हवा में उछालता है और उड़ते हुए अपना मुंह खोलकर निगल जाता है। उसके हर मूवमेंट में अजीब सी शाही शांति थी, लेकिन उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि वही मेवे धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म कर रहे हैं। वो लगातार एक के बाद एक मेवे खाता जाता है और कुछ देर बाद उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उसके विशाल पंख भारी पड़ने लगते हैं, फिर भी उसे खतरे का अंदाजा नहीं होता। वो आखिरी बार एक और मेवा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते वक्त भी वो आखिरी मेवा निगलना नहीं भूलता और फिर पूरी तरह बेहोश होकर रेत पर फैल जाता है। मौका मिलते ही जॉन और छोटा घोड़ा तुरंत भारी आयरन नेट उसके ऊपर डाल देते हैं और मोटी जंजीरों से उसे बांध देते हैं। जॉन अब उसे पकड़कर झार के पास ले जाने वाला था, लेकिन तभी बेहोश पड़ा फायरबर्ड अपनी कमजोर आंखों से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अपनी आजादी खोने का दर्द दिखाई दे रहा था। फिर उसकी आंख से एक गर्म आंसू निकलकर रेत पर गिरता है। वो दृश्य देखते ही जॉन का दिल बदल जाता है, क्योंकि वो एक और जीव को उसी तरह कैद में तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार जॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फायरबर्ड की जंजीरें खोल देता है। इसके बाद वो भारी आयरन नेट खींचकर दूर फेंक देता है। जैसे ही फायरबर्ड आजाद होता है, उसके शरीर में दोबारा आग भड़क उठती है। उसकी बुझती आंखों में फिर से जान लौट आती है और कुछ पल के लिए वो शांत होकर जॉन को देखता रहता है, जैसे बिना कुछ कहे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर अचानक वो अपने विशाल जलते हुए पंख फैलाता है और जोरदार उड़ान भरते हुए आसमान की तरफ निकल जाता है। कुछ ही सेकंड में वो बादलों के पार गायब हो जाता है, लेकिन जाते जाते वो जॉन का एहसान कभी न भूलने वाला था। उड़ने से पहले फायरबर्ड अपने शरीर से एक चमकता हुआ जादुई पंख नीचे गिरा देता है। वो कोई साधारण पंख नहीं था। कहा जाता था कि खतरे के समय वही पंख अपने मालिक की रक्षा करता है। इसके बाद जॉन छोटे जादुई घोड़े के साथ वापस शहर लौटा है, लेकिन जैसे ही वो महल पहुंचता है, सैनिक उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए सीधे फांसी के मंच तक ले जाते हैं, क्योंकि वो फायरबर्ड को जिंदा पकड़कर वापस नहीं ला पाया था। चारों तरफ भारी भीड़ जमा थी और सामने खड़ा झार गुस्से से उसे घूर रहा था। खुद को बचाने के लिए जॉन तुरंत सबके सामने वही जादुई पंख निकालता है ताकि साबित कर सके कि वो सच बोल रहा है। लेकिन जैसे ही लोग उस पंख को देखते हैं, उसकी चमक अचानक गायब होने लगती है। कुछ ही पल में वो पूरी तरह बुझा हुआ और साधारण दिखाई देने लगता है। ये देखकर भीड़ तुरंत जॉन का मजाक उड़ाने लगती है। सबको लगता है कि उसने झूठ बोलकर झार को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये देखकर झार का गुस्सा और भड़क जाता है और वो वहीं खड़े खड़े उसका सिर काटने का आदेश दे देता है। जल्लाद अपनी भारी तलवार उठाता है और पूरा माहौल मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही तलवार नीचे आने वाली होती है, जमीन पर पड़ा वही पंख अचानक आग पकड़ लेता है। अगले ही पल वो तेज चमक के साथ जलने लगता है। ये देखकर हर कोई घबराकर आसमान की तरफ देखने लगता है और तभी दूर बादलों के बीच आका एक विशाल साया दिखाई देता है। फायरबर्ड वापस लौट आया था, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि जॉन की जान खतरे में है। वो धीरे धीरे पूरे शहर के ऊपर चक्कर लगाता हुआ सबसे ऊंची इमारत पर आकर उतरता है। उसकी जलती हुई आग की रोशनी कुछ ही पलों में पूरे
शहर पर फैल जाती है। अब वहाँ मौजूद हर इंसान समझ चुका था कि जॉन सच बोल रहा था। भीड़ तुरंत चिल्लाने लगती है कि जॉन को सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। झार अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, लेकिन लोगों के सामने मजबूर होकर उसे जॉन की तारीफ करनी पड़ती है। हालांकि उसके चेहरे के पीछे छिपी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद झार एक बार फिर जॉन को नया और बेहद खतरनाक मिशन दे देता है। इस बार उसे बर्फीले पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर सो रही झार कन्या को जगाकर वापस लाना था ताकि झार उससे शादी कर सके। असल में झार को पूरा भरोसा था कि इस बार जॉन कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि उस जगह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जॉन के साथ वो जादुई छोटा घोड़ा था जो हवा से भी तेज दौड़ सकता था। इसी वजह से दोनों कुछ ही समय में बर्फीले पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनके सामने बर्फ से बना एक विशाल जमे हुए दरवाजा दिखाई देता है जिसने पूरे रास्ते को बंद कर रखा था। जॉन समझ ही नहीं पाता कि आखिर अंदर कैसे जाए। तभी अचानक फायरबर्ड का जादुई पंख दोबारा चमकने लगता है। धीरे धीरे वो हवा में उड़ता है और अगले ही पल बिजली जैसी रफ्तार से उड़कर सीधे उस जमी हुई दीवार के अंदर घुस जाता है। अचानक जोरदार धमाका होता है और सामने खड़ी पूरी बर्फीली दीवार टूटकर पानी में बदल जाती है। लेकिन उसी पल छोटा जादुई घोड़ा भी उस बर्फीले पानी में बह जाता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर जमकर बर्फ का गोला बन जाता है और वो लुढ़कता हुआ तेजी से पहाड़ की ढलान से नीचे गिरने लगता है। रास्ते में कई चट्टानों से टकराने के बाद वो किसी तरह खुद को संभाल कर उठता है, लेकिन जैसे ही अपना छोटा सा सिर बाहर निकालता है उसका संतुलन फिर बिगड़ जाता है और वो दोबारा नीचे फिसल जाता है। आखिर में वो पूरी तरह जमी हुई बर्फ की थैली बनकर चट्टानों के बीच फंस जाता है। दूसरी तरफ जॉन सावधानी से उस बर्फीले महल के अंदर पहुंचता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो खुद घबरा जाता है। वहां चारों तरफ एक जैसी दिखने वाली अनगिनत बर्फ की राजकुमारियां खड़ी थीं। हर चेहरा बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए जॉन समझ ही नहीं पाता कि असली झार कन्या कौन है। तभी फायरबर्ड का पंख फिर चमकने लगता है और उसकी रोशनी सीधे असली झार कन्या पर जाकर पड़ती है। अगले ही पल वो गहरी नींद से जाग उठती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एक बूढ़ा झार उससे शादी करना चाहता है, वो तुरंत साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो मर जाना पसंद करेगी, लेकिन उस झार के साथ कभी नहीं जाएगी। इतना कहकर वो बिना एक पल रुके सीधे हजारों फीट गहरी खाई में छलांग लगा देती है। उसे गिरता देकर जॉन भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है। नीचे गिरते समय झार कन्या अपनी जादुई पोशाक की मदद से दोनों की रफ्तार धीमी कर देती है, जिससे जॉन की जान बच जाती है। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि दोनों सुरक्षित नीचे उतर जाएंगे, लेकिन तभी गलती से जॉन का पैर उसकी पैराशूट जैसी जादुई ड्रेस में फंस जाता है और अगले ही पल वो फट जाती है। अगले ही पल दोनों बेहद तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। जमीन अब कुछ ही सेकंड दूर थी और मौत सामने साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी छोटा जादुई घोड़ा उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और आखिरी समय पर दोनों को पकड़ लेता है। इसी तरह जॉन किसी तरह झार कन्या को सुरक्षित महल वापस ले आता है। हालांकि झार कन्या महल लौट आती है, लेकिन वो साफ कह देती है कि जब तक उसकी दादी की समुद्र का दिल नाम की अंगूठी वापस नहीं मिलती, वो झार से शादी नहीं करेगी। ये सुनते ही झार को पता चलता है कि वो जादुई अंगूठी कई साल पहले एक विशाल वंडर वेल निकल गई थी। बस फिर क्या था। वो तुरंत जॉन को महल में बुलाता है और उसे एक नया मिशन सौंप देता है। अब जॉन को समुद्र की गहराइयों में जाकर वो अंगूठी वापस लानी थी। अगले ही दिन जॉन और छोटा जादुई घोड़ा समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान अचानक समुद्री पक्षियों का एक बड़ा झुंड तेजी से जॉन से टकरा जाता है और वो सीधा गहरे पानी में जा गिरता है। जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में नीचे जाता है, उसे अंधेरे पानी के बीच कई विशाल आयरन चेन्स दिखाई देती हैं। ये देखकर वो तुरंत ऊपर तैरकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल लहर उसकी तरफ टूट पड़ती है। आखिरी सेकंड पर छोटा घोड़ा उसे पकड़कर पानी से बाहर खींच लेता है। तभी दोनों की नजर उस चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह जाते हैं। उन विशाल जंजीरों में एक बेहद बड़ी वंडर वेल कैद थी। उसकी पीठ पर मिट्टी जम चुकी थी, घास उगाई थी और छोटे छोटे पेड़ तक निकल आए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से वहीं जकड़ी हुई हो। वंडर वेल जॉन को देखते ही अपनी दुख भरी आंखों से एक आंसू बहाती है। उसे देखकर जॉन तुरंत समझ जाता है कि वो उससे मदद मांग रही है। इसके बाद जॉन और छोटा घोड़ा मिलकर उसे आजाद करने का फैसला करते हैं। जॉन छोटे घोड़े की पीठ पर बैठकर सीधे वंडर वेल की नाक के अंदर चला जाता है और छोटा घोड़ा अपने पंखों से उसकी नाक में जोर जोर से गुदगुदी करने लगता है। कुछ ही सेकंड में वंडर वेल बेचैन होकर तड़पने लगती है। उसका विशाल शरीर कांपने लगता है और फिर अचानक वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरदार छींक मारती है। उसकी छींक इतनी भयानक होती है कि उसकी आवाज से मोटी आयरन चेन्स तक
टूट जाती हैं। आखिरकार वो विशाल वंडर वेल आजाद हो जाती है। आजादी मिलते ही वो अपने पेट में सालों से फंसे पुराने जहाजों को भी बाहर उगल देती है और फिर धीरे धीरे खुले समुद्र की तरफ तैरती हुई दूर चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वही वंडर वेल और एक छोटा केकड़ा जॉन के लिए सोने की बनी हुई जादुई अंगूठी लेकर आते हैं। जॉन जैसे ही उस अंगूठी को देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि यही समुद्र का दिल वाली अंगूठी है जिसे झार इतने समय से खोज रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये अंगूठी झार को मिल गई तो झार कन्या के पास शादी से मना करने का कोई कारण नहीं बचेगा। असल में इतने समय साथ रहने के दौरान जॉन खुद झार कन्या से प्यार करने लगा था। यही सोचते सोचते उसी रात वो एक बड़ा फैसला करता है। वो चुपके से महल की तरफ निकल पड़ता है ताकि झार कन्या को लेकर इस शहर से हमेशा के लिए दूर भाग सके। लेकिन जॉन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महल का एक मंत्री उसे देख चुका है। जैसे ही जॉन चोरी छिपे झार कन्या के कमरे तक पहुंचता है उसी समय वो मंत्री सैनिकों को लेकर वहां आ जाता है। अंदर जॉन अंगूठी हाथ में लेकर झार कन्या के सामने खड़ा था और उससे अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है कि तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ कमरे का दरवाजा टूट जाता है। अगले ही पल सैनिक अंदर घुस आते हैं और शोर सुनकर झार भी हथियार लेकर वहां पहुंच जाता है। उसकी नजर तुरंत छोटे जादुई घोड़े पर पड़ती है जो खिड़की के पास खड़ा था। बिना एक सेकंड गंवाए झार बंदूक उठाता है और उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही छोटा घोड़ा ऊंचाई से नीचे जा गिरता है। दूसरी तरफ सैनिक जॉन को पकड़कर मोटी जंजीरों में बांध देते हैं। झार कन्या उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और झार से कहती है कि वो उसे अमर बनने का रहस्य बता सकती है, लेकिन चालाक झार उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी पास खड़ा मंत्री धीरे से झार के कान में एक खतरनाक योजना बताता है। अगली सुबह महल के बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती है और पूरे शहर में बेचैनी फैल जाती है। कुछ देर बाद सैनिक वहां 3 विशाल आयरन कॉल्ड्रन्स लेकर आते हैं। पहले कड़ाहे में खौलता हुआ उबलता पानी था, दूसरे में जमा देने वाला बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ गर्म दूध। ये सब देखकर पूरे शहर के लोग डर और हैरानी में पड़ जाते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। तभी झार सबके सामने ऐलान करता है कि अगर कोई इंसान इन तीनों कड़ाहों को पार कर ले तो उसे अमृता मिल जाएगी, बिल्कुल झार कन्या की तरह। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। झार खुद इतनी खतरनाक परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए उसने जॉन को अपनी जगह बलि का बकरा बनाने का फैसला किया। अगले ही पल वो अचानक जॉन को पकड़ता है और जोर से पहले खौलते हुए कड़ाहे में धक्का दे देता है। जॉन सीधा उबलते पानी में गिरता है और ये देखकर पूरी भीड़ डर से चीख उठती है। लेकिन उसी पल झार कन्या तुरंत अपनी जादुई अंगूठी निकालती है और बिना एक सेकंड गंवाए उसे कड़ाहे के अंदर फेंक देती है। जैसे ही अंगूठी उबलते पानी को छूती है उसकी जादुई ताकत तुरंत असर दिखाने लगती है और जॉन सुरक्षित बाहर निकल आता है। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल वो हवा में उछलता हुआ सीधे दूसरे बर्फीले कड़ाहे में जा गिरता है। इस बार कुछ ही सेकंड के अंदर उसका पूरा शरीर जमने लगता है। देखते ही देखते वो बर्फ की मूर्ति बनकर वहीं ठहर जाता है। ये देखकर झार कन्या की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद इस बार जॉन सच में नहीं बच पाएगा। तभी बहुत दूर आसमान में उड़ रहे फायरबर्ड को अचानक एहसास होता है कि जॉन की जान खतरे में है। वो तुरंत अपनी प्राचीन जादुई शक्ति को जगाता है। अगले ही पल उसका चमकता हुआ पंख आसमान को चीरता हुआ बिजली जैसी रफ्तार से नीचे आता है और सीधे बर्फ वाले कड़ाहे के अंदर घुस जाता है। अचानक जोरदार धमाका होता है और जमी हुई बर्फ आग की ताकत से टूटने लगती है। कुछ ही सेकंड में जॉन दोबारा जिंदा बाहर निकल आता है, लेकिन अब सबसे खतरनाक तीसरा कड़ाहा उसके सामने था। जैसे ही वो उबलते दूध वाले कड़ाहे में गिरता है झार कन्या का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है क्योंकि इस बार उसके पास जॉन को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। भीड़ भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगती है। सबको लगने लगता है कि इस बार जॉन का बचना नामुमकिन है। कुछ लोग तो वहां से वापस जाने की तैयारी तक करने लगते हैं। तभी अचानक आसमान में एक चमकती हुई सफेद रोशनी दिखाई देती है। सब लोग ऊपर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो कोई तारा नहीं बल्कि हवा में चमकता हुआ एक जादुई फूल था। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है और सीधा दूध वाले कड़ाहे के अंदर गिर जाता है। कुछ पल तक पूरा कड़ाहा तेज रोशनी से चमकता रहता है और फिर अचानक उसी चमक के बीच जॉन धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। उसका पूरा शरीर चमकती हुई ऊर्जा से घिर चुका था। असल में गोली लगने के बाद भी छोटा जादुई घोड़ा हार नहीं मानता। वो अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर दुनिया के अंतिम छोर तक दौड़ा था ताकि वहां से जीवन और मृत्यु का वो जादुई फूल ला सके जो किसी को भी मौत से वापस खींच सकता था। उसी फूल ने जॉन को तीसरी बार मरने से बचाया था। अब अपनी आंखों के सामने जॉन को अमर होते देखकर झार लालच में पूरी तरह अंधा हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वो खुद तीसरे कड़ाहे में कूद पड़ता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होने लगता है।
वक्त गुजरता रहता है और करीब 2 घंटे बाद लोग देखते हैं कि झार एक विशाल बुलबुले के अंदर फंस चुका है। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगता है। झार लगातार चीखता रहता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता और आखिरकार वो आसमान में इतना ऊपर चला जाता है कि वो हमेशा के लिए आसमान में गायब हो जाता है। झार के खत्म होते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग राहत की सांस लेने लगते हैं क्योंकि सालों बाद उनके सिर से डर और जुल्म का साया हट चुका था। हर तरफ जॉन की बहादुरी और उसके अच्छे दिल की चर्चा होने लगती है। लोगों को अब समझ आ चुका था कि जॉन सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दयालु भी है, क्योंकि उसने हर बार उन जीवों की मदद की जिन्हें बाकी दुनिया सिर्फ खतरा समझती थी। आखिरकार पूरे राज्य के लोग मिलकर जॉन को अपना नया झार बना देते हैं। इस बार सिंहासन पर कोई लालची या निर्दयी इंसान नहीं बल्कि ऐसा शासक बैठा था जो दूसरों की तकलीफ समझता था। इसके बाद जॉन और झार कन्या हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं और लंबे समय बाद पूरे राज्य में पहली बार सच्ची शांति लौट आती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।